हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलवे की हिस्ट्री क्या है, कहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर रेल स्टार्ट हुई। तो अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट ट्रेन थी वो रुड़की के अंदर 1851 के अंदर लोकोमोटिव ट्रेन थी ये, जो कि मतलब पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। ये एक लोकोमोटिव ट्रेन थी, बहुत लो स्पीड ट्रेन थी, जो कि फर्स्ट टाइम 1851 के अंदर स्टार्ट हुई। और जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो 1853 के अंदर, जो कि 34 किलोमीटर तक मूव करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो कि ए पॉइंट था बॉम्बे और बी पॉइंट था आपका थाने। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ रेलवे सिर्फ इतनी सी आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, अगर मैं आपके जो आपका परमानेंट वे होता है, अगर परमानेंट वे जिसको हम क्या बोलते हैं कि आपके जो रेलवेज होती है उसके ट्रैक की अगर मैं बात करूं, तो उसका क्रॉस सेक्शन उसको अगर काट के देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये वाले जो हिस्सा होता है, दीज पार्ट आर नोन एज, ये दोनों हिस्सों को क्या बोलते हैं हम? रेल्स बोलते हैं। ये दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, इनको रेल्स बोलते हैं। याद रखना, नाम याद रखना है इनका, रेल्स। रेल्स होता है इनका नाम। क्लियर? ओके। रेल्स किस चीज पे टिकी हुई होती हैं? ये जो नीचे देख पा रहे हो, इनको बोलते हैं स्लीपर्स। दीज आर स्लीपर्स, दीज आर स्लीपर्स। तो इसको बोलेंगे क्या? स्लीपर बोलेंगे, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी जो लोहे की रेल होती है वो टिकी होती है। स्लीपर्स। क्लियर होती है बात? ओके, स्लीपर हो गया, रेल समझ आ गया, स्लीपर समझ आ गया। जो स्लीपर होता है वो आपके छोटे छोटे स्टोन, जिनको हम बसाल्ट बोलते हैं, उनके ऊपर टिका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा अरेंजमेंट होता है। और जो बसाल्ट होता है वो आपके एक एम्बैकमेंट, और उस एम्बैकमेंट को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। वो जो फॉर्मेशन होता है वो नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ उठा हुआ भी हो सकता है। इसकी एक पर्टिकुलर विड्थ होती है। और ये जो पार्ट देख रहे हो ये आपका ओल्ड सरफेस है, जिसके ऊपर आपने ये पूरा का पूरा तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें रखी हुई है। तो एक जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर पहले क्या बनाते हैं हम? फॉर्मेशन बनाते हैं। उसके ऊपर बसाल्ट रखते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखते हैं। उसके ऊपर फिर स्लीपर रखते हैं। फिर उसके बाद में उसके ऊपर रेल्स रखते हैं। तो इस तरीके की एक अरेंजमेंट होती है। 1 2 3 4 चार अरेंजमेंट होंगी, और चारों अरेंजमेंट आपको ध्यान में रखनी है, और चारों ही अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको क्रॉस सेक्शन से या बोल सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ द रेल आपको इस तरीके से याद रखनी है। तो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, उसमें से पहला कंपोनेंट है आपका फॉर्मेशन, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है आपका ब्लास्ट। ब्लास्ट इज़ नथिंग बट छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं, जो कि आपकी जो पूरी की पूरी जो लोड लगती है, उसके अंदर लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। जितने भी आपके ब्लास्ट होते हैं उनके अंदर लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद होता है स्लीपर। स्लीपर इज़ नथिंग बट जो कि आपकी जो दो रेल्स होती हैं, जो मैंने अभी रेल्स बताया, उनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। फिक्सर्स, हाँ ये नई चीज़ है जो आपने यहाँ पे सुनी है। फिक्सर्स क्या होते हैं? जो एक रेल होती है, रेल मैं उसको नहीं बोल रहा, जो गाड़ी होती है वो रेल नहीं होती है। रेल होती है पटरी, जिसको हम बोलते हैं एकदम लेमन लैंग्वेज में, पटरी जिसको बोलते हैं ना, उसको एक्चुअली इंजीनियरिंग लैंग्वेज में रेल बोला जाता है। ओके, रेल इज़ नॉट द व्हीकल। रेल एक्चुअली जो होता है, जिसके ऊपर गाड़ी चलती है, उस पार्ट को रेल बोला जाता है। क्लियर? तो एक होता है फिक्सर्स। फिक्सर्स क्या होते हैं? फिक्सर्स वो होते हैं जब एक रेल को अगर दूसरी रेल से मुझे जोड़ना है, इफ़ आई वांट टू कनेक्ट टू रेल विद ईच अदर, एक दूसरे से जोड़ना है, क्योंकि एक साथ आपको 30 किलोमीटर की रेल बिछानी है या ट्रैक बिछाना है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे एक साथ आप 30 किलोमीटर का ट्रैक ला के रखोगे और बिछा दोगे, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एक एक किलोमीटर, 12 12 13 13 14 किलोमीटर या मीटर का आप क्या लेके आओगे? एक एक रेल का पीस लेके आओगे, उसको जोड़ोगे। तो जोड़ने के लिए जो चीज़ काम आएगी उसको फिक्सर बोलते हैं। उसके बाद जिसकी बात करेंगे वो होती है रेल्स। अब रेल्स क्या होती है? दोबारा कंफ्यूज नहीं हो, लेट मी शो यू व्हाट इज रेल्स। जो ये ऊपर होते हैं ना, जिसको हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पटरियाँ बोलते हैं, उन पटरियों को ही हम रेल्स बोलते हैं। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में वो पटरियाँ जो होती है वो रेल्स के नाम से जानी जाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होती है। पहला कंपोनेंट हमने देखा, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट विच इज द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या है? एक यहाँ पे सीधा एक बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के आसपास में अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर आपने सीधा क्या रखा? ब्लास्ट रखे, उसके ऊपर स्लीपर रखा, रेल रखा और चला दी रेल, रेल के ऊपर गाड़ी चला दी। ऐसे नहीं कर सकते। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमको जो फॉर्मेशन होती है ना वो क्रिएट करनी होती है। फॉर्मेशन मतलब सॉइल के ऊपर, सॉइल जो है वो उसकी जांच करना कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद में या तो
ऊपर की तरफ एक एम्बैकमेंट बना देना, जिसको क्या बोलते हैं, एम्बैकमेंट बोलते हैं, या फिर नीचे की तरफ उसको काट के, ये क्या है आपका अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस क्या है, अर्थ सरफेस, या फिर काट के उसको नीचे की तरफ बना देना, जिसको क्या बोलते हैं हम, कटिंग बोलते हैं। तो या तो आप फॉर्मेशन बना दोगे ऊपर की तरफ, या फिर हम क्या बना देंगे, कटिंग बना देंगे नीचे की तरफ गड्ढा करके, और उसके ऊपर या तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप जो आपके ब्लास्ट थे, जो आपके स्टोन थे छोटे छोटे देखे होंगे आपने, तो उनको रखोगे, उसके ऊपर यहाँ पे फिर एक स्लीपर रखोगे, फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे रेल रखेंगे, और फिर यहाँ ये रेल बन गई, और उसके बाद में हम उसको गाड़ी को चला देंगे। तो इस तरीके से एक फॉर्मेशन बनाया जाता है। वो जो फॉर्मेशन होती है वो एम्बैकमेंट भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, कटिंग करके गड्ढा खोद के नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे सेकेंड चीज़, जिसको हम ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लास्ट? ब्लास्ट का मतलब होता है कि रेलवे के अंदर जो पटरियाँ होती है ना, पटरियों पे स्लीपर्स होते हैं, और जो स्लीपर होता है वो सीधा ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। स्लीपर्स के नीचे हम छोटे छोटे पत्थर रखते हैं। जो पत्थर होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं। दीज स्टोन्स आर नोन एज ब्लास्ट। आप देख पा रहे हो दीज स्टोन, लेट मी जूम फॉर यू। ये जो पार्ट है छोटा छोटा, इसको ही हम ब्लास्ट बोलते हैं। क्लियर? काम क्या आता है? काम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेजर काम होता है वो यही होता है कि ये जो लोड पड़ेगा, किसका लोड पड़ेगा, आपके ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन जो है वो हाई स्पीड से अचानक से शॉक क्या करेगी, इम्पोज करेगी आपके पटरियों के ऊपर। तो एक सडनली शॉक आएगा, उस सडनली शॉक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका काम होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बारिश होती है उसका ड्रेनेज करने का काम भी इसका होता है। तीसरी चीज़, इसके अंदर पटरियों के ऊपर क्या होता है कि कोई भी प्लांट अचानक उग जाता है तो इसको कवर ना करे, पटरी को कवर ना कर ले कोई भी पेड़ उग के। तो ये इंपॉर्टेंट इसके काम होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग जो पर्पज़ है वो यही है कि इसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, जो लोड एक पॉइंट पे आ रहा था, फॉर एग्जांपल ये आपके स्लीपर है, और इस स्लीपर के ऊपर अगर मैं कोई भी एक स्लीपर मैंने बनाया, इस स्लीपर के ऊपर अगर मैं क्या रख देता हूँ, कोई भी एक रेल रख देता हूँ, रेल का मतलब है कोई भी एक पटरी रख देता हूँ, है ना। और अगर आप सडनली इसके ऊपर क्या लेके आओगे, एक लोड डालोगे, कोई भी एक ट्रेन आई इसके ऊपर से आई, तो आपको एक क्या मिलेगा, एक पॉइंट लोड मिलेगा, जिससे क्या हो सकता है, ये ज़मीन में घुस सकता है, अंदर जा सकता है, इस तरीके से नीचे जा सकता है, इस तरीके से यहाँ पे पटरी घुस जाएगी। लेकिन 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 हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे स्लीपर के नीचे क्या डालना है, यहाँ पे ब्लास्ट डालना है, छोटे छोटे स्टोन डालना है, जिससे क्या होगा, जो लोड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे पॉइंट लोड था, पॉइंट लोड से वो यूडीएल में, यूडीएल मतलब चारों तरफ इक्वली बढ़ जाएगा, और जिससे वो स्थिर मतलब एक जैसी ही बनी रहेगी। ठीक है। अगर कोई पूछे कि डेप्थ ऑफ ब्लास्ट बताओ, कि कितनी डेप्थ तक हमें ब्लास्ट चाहिए होते हैं, तो ये मैं जो फिगर देख रहा हूँ ये रेल को साइड से देख रहा हूँ। ये पहला स्लीपर है मेरा, ये दूसरा स्लीपर है, ऐसे तीसरा स्लीपर होगा, ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी आई सेक्शन की रेल है। तो अगर मुझे डेप्थ निकालनी है कि किसी पे कितनी डेप्थ तक मुझे ब्लास्ट रखने हैं, तो उस डेप्थ को निकालने का फॉर्मूला होता है S माइनस डब्ल्यू अपॉन में 2। अब आप बोलोगे कि S क्या है और W क्या है, देखो ध्यान से। S का मतलब होता है कि जो स्लीपर है ना, उस स्लीपर के मिड पॉइंट से दूसरे स्लीपर के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को S बोलते हैं। W क्या होता है, W का मतलब होता है कि एक स्लीपर कितना थिक है, कितना चौड़ा है, तो उसको हम W बोलते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि S इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ स्लीपर, एंड द मिड पॉइंट ऑफ स्लीपर डिस्टेंस इज नोन एज S। और W क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ऑफ स्लीपर एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ स्लीपर इज नोन एज W। तो यहाँ पे S माइनस डब्ल्यू अपॉन में 2 को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ अ ब्लास्ट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्लीपर्स के बारे में। ओके। सबसे पहले टाइप का जो स्लीपर होता है वो होता है आपका कंक्रीट स्लीपर्स। ओके। कंक्रीट स्लीपर क्या होता है, बेसिकली आपके जो स्लीपर्स हैं वो अपग्रेड होते गए। कैसे? क्योंकि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी वो अच्छी नहीं आ रही थी। सबसे पहले हम वुडन के स्लीपर्स यूज़ करते थे, हिली एरियाज़ में आज भी यूज़ करते हैं हम, जिसमें आपकी जो टॉय ट्रेन चलती है ना, वहाँ पे हम आज भी वुडन स्लीपर्स यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में आया आपका फर्स्ट नंबर पे आया ये, और सेकंड नंबर पे आया आपका यहाँ पे कंक्रीट स्लीपर, और थर्ड नंबर पे आया आपका
जिसको कास्ट आयरन स्लीपर या आयरन स्लीपर बोलते हैं, स्टील स्लीपर बोलते हैं। क्लियर। अभी एक स्लीपर आया है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने ही क्या किया है, उसको इन्वेंट किया है। बोल सकते हो कि इंडिया के इंजीनियर्स ने या रेलवे ने, इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने ही उसको बनाया है। क्लियर। तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन जो होता है उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज, एल्युमिनियम का परसेंटेज 9 टाइम क्या किया गया, कम और ज़्यादा किया गया। करने के बाद में एक यहाँ पे क्या निकल के आया, एक नए तरीके का स्टील निकल के आया, और स्टील जैसा ही दिखता है। उससे क्या बनाया गया, उससे बनाया गया आपका यहाँ पे स्लीपर। और वो इंडियन रेलवे का ही खुद का पेटेंट है, मतलब कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। यूज़ करने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ फीस देनी पड़ेगी। क्लियर। तो इस तरीके से कास्ट आयरन को 9 टाइम एक्सपेरिमेंट किया, कम किया, ज़्यादा किया चीज़ों को, और एक पेटेंट निकाल लिया। उसको CST9 बोलते हैं। स्लीपर को क्या बोलते हैं, CST9। क्लियर। तो ये अभी मोस्ट अपग्रेडेड है। इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है 60 साल से ज़्यादा, या 60 साल तक तो होगी ही होगी। ठीक है। तो फर्स्ट स्लीपर जो आया था वो वुडन स्लीपर आया था। उसके बाद में यहाँ पे कंक्रीट, मेजरली कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है इंडिया में, तो आज भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स हम इंडियन रेलवे यूज़ करती है। अब हम बात करेंगे फिक्सचर्स की और फास्टनर्स की। देखो, सबसे पहले फिक्सचर्स के बारे में समझना है कि फिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो एक रेल होती है ना, फॉर एग्जांपल आपको एक रेल बनानी है। अब रेल ऐसे नहीं कि आपको 40 किलोमीटर की रेल मतलब पटरी, यार आपको पटरी बिछाने तो 40 किलोमीटर की ला के रख देंगे, नो। हमको वहाँ पे 12-12, 13-13, 14-14 मीटर की एक एक छोटा छोटा पीस ला के रखना होता है। फिर एक रेल को दूसरी रेल से क्या करना पड़ता है, हमको कनेक्ट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जो चीज़ जोड़ने के लिए काम आती है उनको ही बोलते हैं यहाँ पे फिक्सचर्स। और दूसरी चीज़ होती है जिनको बोलते हैं फास्टनर्स। फास्टनर्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो रेल को किसके साथ जोड़ दे, आपके स्लीपर के साथ जोड़ दे। ऐसी चीज़ को जो आपके रेल को किसके साथ जोड़ दे, स्लीपर के साथ जोड़ने के लिए काम आती हो। रेल और स्लीपर को एक साथ जोड़ने के लिए काम आए फास्टनर्स। जो रेल को रेल से जोड़ने के काम आए उसको बोलते हैं हम फिक्सचर्स। तो यहाँ पे दो तरीके के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट होता है जिसमें आपकी जो लोहे की रेल होती है, लोहे की जो पटरी होती है यार, उसको दूसरी पटरी से अगर आपको कनेक्ट करना है, देन वी हैव टू यूज सम फिक्सचर्स। और उनके कुछ नाम आपको याद रखने हैं। पहला होता है फिश प्लेट। फिश प्लेट कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। ये एक पटरी है, ये दूसरी पटरी है। इन दोनों को अगर आपको कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे इस तरीके का एक कनेक्शन बनाया जाता है, और इस कनेक्शन को बोलते हैं फिश प्लेट कनेक्शन। क्या बोलते हैं, फिश प्लेट कनेक्शन। गॉट इट। लेट मी जूम अगेन। देखो ध्यान से, ये एक पटरी है, ये दूसरी पटरी है। यहाँ पे एक आपने क्या लगाया, प्लेट लगाई, जिससे कनेक्ट कर दी दोनों पटरियों को, और इसी कनेक्शन को बोलते हैं फिश प्लेट कनेक्शन। गॉट इट। ओके। क्या क्या काम करती है, ध्यान से इनके एक एक बारे में, फिश प्लेट के बारे में समझेंगे। These plates are used join two rails with other rail maintain continuously rail in track। समझ में आ गई बात। These are 450 mm long। जो ये चिप यूज़ की जाती है, जो ये चीज़ यूज़ की जाती है, इसकी अगर कोई लेंथ पूछे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है जो फिश प्लेट यूज़ हुई है, तो 456 mm की लेंथ होती है, और 20 mm इसकी थिकनेस होती है। थिकनेस मतलब इसकी मोटाई। ठीक है। और इसके अंदर होल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होल होते हैं, जो कितने होते हैं, 32 mm होल एट 114 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है। 30 जो इनके होल होते हैं वो कितने होते हैं, 32 mm, मतलब 32 mm के होल होते हैं। और उन होल्स के बीच में सेंटर से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 114 mm। क्लियर। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसको बोलते हैं फिश प्लेट। तो क्या करना है कि जो रेल से रेल को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है, जिसके अंदर होल्स होते हैं 32 mm के, और होल के बीच की जो डिस्टेंस होती है 114 mm की होती है, उसको हम फिश प्लेट बोलते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स। इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो आपकी 456 mm की होगी। ये बातें आपको याद रखनी है। लेट्स मूव फर्दर। एक होता है आपका बियरिंग प्लेट। देखो, बियरिंग प्लेट, दीज आर द प्लेट्स विच आर प्रोवाइडेड इन बिटवीन फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल क्या होती है वो अभी हम देखने वाले हैं।
मतलब आप बोल सकते हो कि जो पटरी होती है, सबसे न्यू तरीके की जो पटरी है वो फ्लैट फुटेड पटरी ही है, और पटरी को ही रेल बोल रहा हूँ मैं। एंड द वुडन स्लीपर, अगर वुडन स्लीपर को फ्लैट फुटेड से कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि पहले मैंने स्टार्टिंग में बोलता था फिक्सर्स वो होते हैं जो दो रेल्स को कनेक्ट करते हैं, और फास्टनर्स वो होते हैं जो आपकी जो स्लीपर है उसको आपकी जो लोहे की पटरी है उससे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बियरिंग प्लेट कुछ ऐसी दिखाई देती है, बियरिंग प्लेट, लेट मी जूम फॉर यू, दिस इज कॉल्ड द बियरिंग प्लेट, दिस इज कॉल्ड द बियरिंग प्लेट। तो दिस प्लेट इज कनेक्ट द रेल विद द स्लीपर, वुडन स्लीपर, तो इसको बियरिंग प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फास्टनर हुआ। नेक्स्ट, इनको जोड़ने के लिए कुछ स्पाइक्स होते हैं, मतलब बोल सकते हो कि हुक जैसे होते हैं। तो एक स्पाइक होता है जिसको डॉग स्पाइक बोलते हैं, एक स्पाइक होता है जिसको हम स्क्रू स्पाइक बोलते हैं। डॉग स्पाइक जिसके अंदर स्क्रूज नहीं होते हैं, ऐसे स्क्रूज नहीं होते हैं, लेकिन स्क्रू वाले के अंदर हम उनको कस सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। तो डॉग स्पाइक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। डॉग स्पाइक जो ये देख पा रहे हो, ये आपका डॉग स्पाइक है, ये एक तरीके से कनेक्ट करने या अंदर ठोकने के काम आते हैं। क्लियर? ओके। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग द रेल टू द base plate so that rail cannot move vertically or horizontally with respect to base plate। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सीधा है कि अगर आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट की स्लीपर ले रहे हो, उसके साथ में यहाँ पे आपने क्या ले लिया, ये रेल है आपकी, इन दोनों को अगर एक दूसरे से जोड़ना है तो ये भी क्या हुआ, पेंड्रोल चिप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेंड्रोल चिप। ऐसी दिखाई देती है, आपने देखा भी होगा, नाउअडेज वी आर यूजिंग इन ह्यूज अमाउंट, ऐसे इस तरीके से कर्व में दिखाई देती है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि इजीली ये कनेक्ट कर लेती है किसको, रेल को, आपके कंक्रीट के, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के स्लीपर से पकड़ के रखती है ये। तो इसको बोलते हैं पेंड्रोल क्लिप। ओके, पेंड्रोल क्लिप कैसी दिखाई देती है, ध्यान से देखो, ऐसी दिखाई देती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द पेंड्रोल क्लिप। ओके, रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड द पेंड्रोल क्लिप। अब हम बात करेंगे, दिस इज द रेल। सबसे पुराने ज़माने में जो रेल बनाई गई, अब रेल वही है, पटरी बनाई गई, उसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी थी। कैसी थी? डबल हेडेड रेल बनाई गई। अब डबल हेडेड रेल का मतलब होता है कि दोनों तरफ से सेम सेम थी, मतलब ऊपर से भी सेम, यहाँ से भी सेम, और नीचे का भी उसका थिकनेस और चौड़ाई मोटाई सेम। बीच वाले हिस्से को वेब बोलते हैं, याद रखना, बीच वाले को, जो आई सेक्शन का बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम हमेशा वेब बोलते हैं। तो क्या होता था कि जब हम इसके ऊपर गाड़ियाँ चलाते थे तो ऊपर वाला हिस्सा अगर घिस जाता था तो हम उसको चेंज कर देते थे, तो ये बच्चों वाली बात हो गई। तो फिर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ या इम्प्रूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे बुल हेडेड रेल लाई गई। बुल हेडेड रेल का मतलब होता है कि एक ऐसी पटरी लाई गई जो ऊपर से बहुत चौड़ी हो। इसमें भी प्रॉब्लम ये आती थी कि गाड़ी अच्छे से मुड़ नहीं पाती थी, और यहाँ से ये बैंड हो जाती थी। आप बोल सकते हो कि इस तरीके से इसमें कपलिंग फेल होता था, कपलिंग ये फेल हो जाती थी, ऐसे मुड़ जाती थी। फिर उसके बाद और इम्प्रूवमेंट आया, और आपका सबसे जो बोल सकते हो मॉडर्न टाइप का जो रेल चलता है वो चलता है फ्लैट फुटेड रेल। इसके अंदर क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है हेड, वो बहुत छोटा होता है और नीचे चौड़ा होता है। तो चौड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो लोड लगता है वो यूनिफॉर्मली लोडेड होता है, मतलब चारों तरफ फैल जाता है और आपको अचानक से कपलिंग या ब्रेकिंग नहीं दिखाई देती। इनके अंदर क्या होता था कि स्लीपर से कनेक्ट करने से पहले भी हमें एक छोटी सी प्लेट लगानी होती थी। तो इंजीनियर्स जो होते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे के पूरे जो प्लेट है उसको ही इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो रेल है उसको ही कैसा बना दिया, फ्लैट फुटेड बना दिया। तो रेल आपकी बेसिकली 3 तरीके की होती है। रेल क्या होती है आपको ये भी समझना जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज है कि आपको फ्लैट फुटेड यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, दे डू नॉट नीड एनी चेयर। चेयर का मतलब क्या होता है कि जो नीचे हम प्लेट लगा रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी हम इसके अंदर डिज़ाइन में डाल देते हैं। एंड कैन बी डायरेक्टली स्पाइक्ड और कीड टू द स्लीपर्स, और ये डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, इनको ठोका जा सकता है, किससे, स्लीपर्स से। ओके, इसलिए ये सस्ते भी पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बच गई। पहले आप कनेक्ट करते थे किससे, नीचे प्लेट से, चेयर जिसको बोलते हैं, फिर आप उसके ऊपर स्पाइक्स लगाते थे, तब जाके ये रुकता था। बट ऐसा इसमें नहीं होता। दे मच स्टीफर बोथ वर्टिकली और लेटरली, मतलब ये रुके होते हैं, वर्टिकली भी एक जगह पे रहते हैं, लेटरली भी कहीं नहीं मूव करते हैं। ओके, दे आर चीपर देन बुल हेडेड रेल। जो बुल हेडेड रेल बताया था उनसे सस्ते पड़ती है, इनकी डिज़ाइन करना भी, इनको मैन्युफैक्चर करना भी, मटीरियल भी।
द लोड फ्रॉम द व्हील, मतलब व्हील से आने वाला लोड, ट्रेन के व्हील से आने वाला जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लार्ज नंबर ऑफ स्लीपर्स पे, और इसकी वजह से लार्ज एरिया पे जाता है। तो आप बोल सकते हो कि जो लोड आता है वो चारों तरफ फैल जाता है। फैलने की वजह से आपको ज़्यादा लोड नहीं लगता एक पर्टिकुलर एरिया पे, जिससे ब्रेक या फिर कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं गेजेस के बारे में। आपने नाम तो सुना ही होगा कि आपके इंडिया में ब्रॉड गेज यूज़ होती है, पहले मीटर गेज यूज़ होती थी। ट्रेन के बारे में ये तो सुना ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि गेज का मतलब क्या होता है। तो गेज का मतलब होता है कि आपने जो पटरी देखी, ये आपकी आई सेक्शन की कोई एक पटरी है, ठीक है, ये आपकी आई सेक्शन की कोई एक पटरी है, क्लियर, ओके। और नीचे रखा हुआ है स्लीपर, नीचे रखा हुआ है इस तरीके से स्लीपर मान लेते हैं। उसके बाद में साइड में एक और आई सेक्शन का यहाँ पे रेल रखा हुआ है, हेयर इज ऑल्सो रेल, पटरी जिसको बोलते हैं हम, ओके। तो गेजेस क्या होता है? गेजेस का मतलब होता है अंदर से लेके, लेट मी चेंज द कलर, इनर टू इनर जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द गेज, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द गेज, ओके, गेजेस बोलते हैं इनको। ये डिस्टेंस पहले कम होती थी, अब इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो हम इनको 4 कैटेगरीज में इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया भी 4-5 कैटेगरीज में देखते हैं। पुराने टाइम पे हम बेसिकली ये जो डिस्टेंस रखते थे स्टैंडर्ड, वो 1000 या बोल दो 1 मीटर की रखते थे, जिसको मीटर गेज बोलते थे। लेकिन अभी क्या है कि जो आपकी ट्रेन है वो उसकी साइज बढ़ गई है। साइज क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमें लार्ज नंबर ऑफ गुड्स और लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इसकी वजह से हमें मीटर गेज से शिफ्ट होना पड़ रहा है किस पे? ब्रॉड गेज पे। और आने वाले टाइम पे ब्रॉड गेज से भी ज़्यादा चौड़ाई वाले आपको यहाँ पे रेल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी देखते हैं कि कितने तरीके के रेल्स होते हैं भाई। सबसे पहला होता है आपका ब्रॉड गेज। अब ब्रॉड गेज का मतलब है कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला अभी तक जो गेज है वो यही है इंडिया के अंदर। कितना है? 1676। आज के टाइम पे ब्रॉडली पूरा का पूरा इंडिया में यूज़ होने वाला यही है। इसको ब्रॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा दूर दूर रेल्स प्रेजेंट होती है, पटरियाँ सबसे दूर दूर डिस्टेंस पे हैं। एमएम में है, याद रखना, ये एमएम में वैल्यू है, नहीं तो क्या लिखेंगे इसको? 1.6 मीटर भी बोल सकते हैं, क्लियर। दूसरी होती है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज का मतलब जो आपकी दिल्ली मेट्रो है, जितनी भी मेट्रो कंस्ट्रक्शन होती है आज के टाइम पे, वो उनकी जो आपकी गेजेस होती हैं वो 1435 की होती है, क्लियर। और नेक्स्ट होती है आपकी कैप गेज। ये कहाँ होती है? इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1067 की, ये आपको देखने को मिलेगी। आप बोल सकते हो कि जो कैप गेज होती है वो आपको देखने को मिल सकती है नॉर्मली ऐसे हिली एरियाज़ के अंदर जो रेल का कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद में मीटर गेज जो पुराने टाइम पे पूरे इंडिया में यूज़ होता था, अभी इसको क्या कर रहे हैं? रिप्लेस करते जा रहे हैं। किससे? ब्रॉड गेज से। तो आप बोल सकते हो कि 80% ट्रेन आज इंडिया में ब्रॉड गेज पे ही चलने वाली है। और आने वाले टाइम पे ब्रॉड गेज भी क्या हो जाएगा? और ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे मैगलिफ ट्रेन चले तो ब्रॉड गेज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और जब पुराने ज़माने में जब ट्रेन चलती थी तो वहाँ पे नैरो गेज चलता था, जिसमें जो चौड़ाई होती थी वो 762 की होती थी। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक एक चीज़ को। गेजेस का मतलब होता है इंटरनल डिस्टेंस। आपको एक डिस्टेंस और पता होगी जिसको हम डायनेमिक गेज बोलते हैं। डायनेमिक गेज का मतलब होता है ये आपका स्लीपर है, इसके नीचे ब्लास्ट रखे हुए हैं, ब्लास्ट का मतलब पत्थर यार, और ये इस तरीके से रेल है, क्लियर। अब ये जो रेल से रेल के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो भी इनर डिस्टेंस जो होती है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द गेज। बट अगर मैं बोलूँ कि दिस मिडल डिस्टेंस इज नोन एज द डायनेमिक गेज, इस मिडल से मिडल की डिस्टेंस को हम डायनेमिक गेज बोलते हैं। 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला ब्रॉड गेज जो कि होता है आपका 1676, स्टैंडर्ड गेज 1435, उसके बाद में कैप गेज जो कि होता है आपका 1067, ओके। उसके बाद होता है आपका मीटर गेज, 1 मीटर होता है या 1000 मिलीमीटर। नैरो गेज 762, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वैल्यूज़, ये वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। और मीटर गेज नहीं पूछा जा सकता, स्टैंडर्ड भी इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी इम्पोर्टेंट है, मीटर तो याद रहेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैंने इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो 1600 से स्टार्ट हो गए, 1676 से स्टार्ट हो गए,
762 पे ख़त्म होती है गेज। ओके, और नेक्स्ट होता है कॉनिंग ऑफ व्हील। अब आप बोलोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो, देखो ध्यान से। आपने देखा होगा जो आपका गाड़ी का जो टायर होता है वह कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। लेकिन ट्रेन का जब टायर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 दिखेगा, ऐसा। तो ऐसा करते ही क्यों है, इसको ही बोलते हैं ऐसा मुड़ा हुआ टायर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पटरियों की तरफ ऐसे डिक्रीज होना तो ऐसे चाहिए ना, होना तो ऐसे चाहिए। पहली बार कोई दिमाग लगाएगा तो ये सोचेगा ना इंसान कि ऐसा होना चाहिए, बट इस तरीके से क्यों होता है। और जो कूनिंग, इसको ही बोलते हैं क्या, कॉनिंग होना। और कितनी कॉनिंग होती है ये होती है 1/20। जो कॉनिंग होती है वो होती है 1/20। 1/20 का क्या मतलब है कि 1 मीटर के अंदर 20 डिग्री आप डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से इसके अंदर कॉनिंग होती है। तो ये आपका एंगल याद रखना है। अब कोनिंग करते क्यों है, इस कोनिंग का मतलब इस तरीके से बनाते क्यों है आपके किसी भी ट्रेन के पहिए को, तो देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन का ट्रैक कुछ इस तरीके से है, ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ट्रेन जा रही है तो सीधी ट्रेन आती 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 क्या करेगी, अचानक से मुड़ेगी इस साइड। जब कोई ट्रेन सीधे रास्ते से जा रही थी लेकिन उसको इधर मुड़ना पड़ा, तो सेंट्रीबिटल फोर्स की वजह से ट्रेन बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी अपनी जो कंडीशन उसको एज इट इज रखने के लिए। तो थोड़ा सा ट्रैक से क्या होगी, मूव होगी, थोड़ी सी मूव होगी। और उस मूव होने को ही बचाने के लिए कि ये पटरी से उतर ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, कोनिंग करते हैं। देखो ध्यान से, अगर ट्रेन है इधर मुड़ रही है, ट्रेन किधर मुड़ रही है, अगर पूरी की पूरी ट्रेन अपने आप को इधर धक्का दे रही है, इधर ले जा रही है, तो जो ट्रेन का ये वाला जो व्हील होता है वो थोड़ा सा निकल के इधर आ जाता है, और ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा इधर चला जाता है। तो ये जो ट्रेन के पहिए की या व्हील की जो शेप होती है वो मूव करवाती है, इजीली इसको मूव करवा सके। और यहाँ पे होता है एक सपोर्ट जिसकी वजह से पूरा निकल के नहीं भगता है। और इस शेप को ही बोलते हैं, दिस शेप इज नोन एज द कोनिंग। ओके, तो समझ पा रहे हो, अगर ट्रेन मुड़ रही है इधर तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, समझ में आ गई, दिस इज कॉल्ड द कोनिंग। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। देखो एडजिंग का मतलब क्या होता है, एडजिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने कोनिंग किया, क्योंकि जो आपका पूरी ट्रेन है वो गिरे ना मुड़ने पे, तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा बेंट कहाँ पे देते हैं, थोड़ा सा जो आप ये बेंट देख पा रहे हो, ये जो बेंट देख पा रहे हो, बिल्कुल जो स्लीपर होता है वो आपका स्ट्रेट नहीं होता है, स्लीपर कुछ ऐसा होता है। देखो बिल्कुल नीचे वाला सरफेस ऐसा, और जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो हल्का सा ऐसे होता है, हल्का सा ऐसे होता है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं एजिंग, दिस इज कॉल्ड द एजिंग। क्या क्यों किया जाता है कि आपका जो कोनिंग का इफेक्ट पूरा का पूरा क्या हो, कवर हो, समझ पा रहे हो, जो व्हील होता है वो कंप्लीटली आपके ट्रैक के ऊपर चल पाए। तो दिस इज कॉल्ड द एजिंग ऑफ द स्लीपर। क्लियर हो गई बात। अगर मैं देखूं आपसे कि स्लीपर की डेंसिटी बताओ, क्या बोलूं, स्लीपर की डेंसिटी बताओ। अब स्लीपर की डेंसिटी का क्या मतलब है, बेसिकली स्लीपर की डेंसिटी का मतलब होता है कि ये मैंने एक रेल बिछाया हुआ है, ये रेल है, साइड से देख रहा हूं मैं, इसके नीचे यहाँ पे एक स्लीपर है, ये 2 स्लीपर है, 3 स्लीपर है, 4 स्लीपर है, 5 स्लीपर है और 6 स्लीपर है। इस तरीके से नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं। कैसे डिसाइड करूंगा कि कितने स्लीपर लगाऊं कहीं पे, कितने नहीं लगाऊं, कैसे डिसाइड करूंगा, उसको ही बोलते हैं नंबर ऑफ स्लीपर्स। इसको मैं साइड से देख रहा हूँ, ट्रेन यहाँ पे ऐसे जाएगी, याद रखना साइड से देख रहा हूँ, ये स्लीपर्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स को ही बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्लीपर। गॉट इट। तो कैसे मालूम करेंगे, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में आता है आपको ये दिया होता है जिसमें से m या n की वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगी कि x की वैल्यू आपको मिलेगी, क्या बोलेगा। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि एक ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज की रेल है, उसके अंदर डेंसिटी ऑफ स्लीपर जो है वो आपको यहाँ पे n+4 दे दी मान लो, या m+4 दे दी, दिस इज डेंसिटी। और आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने होंगे 4 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर की रेल में नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, n की वैल्यू क्या होती है, n बोल दो या m बोल दो, इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको ध्यान से सुनना है दोबारा से। n की वैल्यू और n की वैल्यू ब्रॉड गेज के लिए बेसिकली होती है कि
12.8 प्लस में 4, इतना यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि एक रेल की लेंथ होती है। एम और एन क्या बोल सकते हो, वन लेंथ ऑफ वन रेल, मतलब मीटर में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक रेल को जो लेके आओगे वो 12.8 मीटर की होती है आपके ब्रॉड गेज के अंदर, और आपको ये डेंसिटी दी हुई थी तो आपने एन की जगह वैल्यू रख दी और आपके पास में आंसर आ गया कितना, 16.8। तो ऑलमोस्ट कितना होगा, 17। मतलब आप बोल सकते हो कि 12.8 मीटर के अंदर कितनी लग रही है, 17 स्लीपर्स लग रहे हैं, स्लीपर, ठीक है। अगर हमको निकालना है यहाँ पे 4 किलोमीटर में कितना निकलेगा, तो हम इजीली यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ऑलमोस्ट इसका जो आंसर आएगा, तो मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूँगा तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। देखो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 4000 मीटर डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू 17, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 5312 के ऑलमोस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में मिलेगा डेंसिटी इस फॉर्म में मिलेगी कि n प्लस में 4 डेंसिटी है आपके स्लीपर्स की, जिसमें n या m भी मिल सकता है। देखो और लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और, ठीक है, दिस इज और, लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको और लिखा हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पे ये किलोमीटर की फॉर्म में आपको पूछा है कि 4 किलोमीटर कितने रेल्स लगेंगे। n प्लस में 4 लिखा, n की वैल्यू कुछ नहीं होती, n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है कि उस जिस भी गेज को यूज़ कर रहे हो उस गेज के अंदर कितने मीटर की एक रेल होती है, ठीक है। दिस इज 12.8 मीटर की एक रेल होती है, वन रेल। साथ में प्लस में 4 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट था। आंसर आया 17 रेल लगेंगे, कितने में, एक में। 17 स्लीपर्स लगेंगे, एक रेल को लगाने के लिए कितने स्लीपर चाहिए, 17। सिमिलरली आपको यहाँ पे कितने चाहिए थे, 4000 मीटर था, तो 4000 में कितना होगा, यूनिटरी मेथड यूज़ किया हमने और मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास में इतने स्लीपर्स की नीड होगी। गॉट इट, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्ग वेल्डेड रेल्स क्या होती हैं। देखो दो तरीके की रेल्स होती हैं, एक होती है यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्पेस होता है, और एक रेल होती है जिसपे स्पेस नहीं होता है। आप बोलोगे स्पेस कहाँ नहीं होता है, मेट्रो स्टेशन पे जो रेल देखे होगा ना उनके बीच में ऐसे तरीके से दूर दूर होने वाला स्पेस नहीं होता है। तो जो लॉन्ग वेल्डेड रेल्स होती हैं वो कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पे बहुत हाई स्पीड से ट्रेन नहीं चलानी है। जहाँ पे बहुत हाई स्पीड से ट्रेन चलानी है वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग वेल्डेड रेल्स नहीं यूज़ करते, शॉर्ट वेल्डेड रेल्स यूज़ करते हैं, टुकड़ों में यूज़ करते हैं। क्लियर। तो लॉन्ग वेल्डेड, ऐसी रेल्स जो लॉन्ग वेल्डेड हो, मतलब एक साथ चिपकी हुई हो। तो मेट्रो की जितनी भी यूज़ होने वाली जो ट्रैक्स होते हैं वो सारे लॉन्ग वेल्डेड होते हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो दिस वाज द कंप्लीट फर्स्ट lecture of the railway engineering. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you.